अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फिज़िक्स की किताब को शुरू करने वाले हैं। ये फर्स्ट ईयर में हम फिज़िक्स को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इस किताब का इंट्रोडक्शन को बता जाऊँ। पहली बात तो ये कि मुझे फ़िज़िक्स माय फेवरेट बुक, इसकी वजह ये है कि फ़िज़िक्स एक कॉमन किताब है जो कि ICSE के बच्चे भी पढ़ते हैं, प्री मेडिकल के भी पढ़ते हैं, प्री इंजीनियरिंग के भी पढ़ते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स तकरीबन पढ़ते हैं आर्ट्स और उनके अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मेजरमेंट्स। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग थिंग बताती हूँ कि फ़िज़िक्स में हम कहीं भी जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आगे अगर आप फिज़िक्स की कोई फील्ड रखते हैं वहाँ पे भी आप जाके फ़िज़िक्स की बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 तकरीबन बल्कि हमेशा ही मेजरमेंट्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि फ़िज़िक्स की जो बेसिक्स हैं, जो बुनियाद है फ़िज़िक्स की, वो मेजरमेंट से ही वो मेजरमेंट ही है। ठीक है, अब ये हम आगे फर्दर मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करते जाएंगे और हम इसके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये देखा कि चैप्टर नंबर 1 ने इसका नाम मेजरमेंट। अब हमने स्टडी करना है इसमें क्या है। सबसे पहले तो हम इसका बोर्ड के हवाले से वेटेज देखते हैं कि बोर्ड में जो हमारा पेपर आएगा वो चैप्टर 1 से कितना आएगा। सबसे पहले हमने MCQ देखे, 2 MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3, लॉन्ग 1। अच्छा, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गई मेरे से कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा। और दूसरी बात ये कि 4 मार्क्स का नहीं होता न्यूमेरिकल, बल्कि 3 मार्क्स का होता है न्यूमेरिकल और 5 मार्क्स का आपका थ्योरी का क्वेश्चन होता है। तो फिज़िक्स में हमने क्या प्रिपेयर करनी है 2 MCQ चैप्टर में से, तो टोटल ये 11 मार्क्स का पेपर बन जाता है जो हमने इसमें से तैयार करने है, अच्छा तैयार करने हैं। हमने 11 मार्क्स इस चैप्टर में से गेन करने हैं। तो सबसे पहला जो टर्म देखनी है इस चैप्टर के अंदर वो नेचुरल फिलोसफी है। तो नेचुरल फिलोसफी को पढ़ने से पहले हम कहते हैं कि सबसे पहले जब इंसान दुनिया में आया, उसने देखा, ऑब्जर्व किया चीज़ों को, उसने देखा कि सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज वे में है। इसने उन सबको स्टडी करने के लिए साइंस की एक सिंगल डिसिप्लिन की बुनियाद रखी। उस सिंगल डिसिप्लिन को हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले इंसान ने जो सिंगल डिसिप्लिन साइंस की रखी बुनियाद, उसे हम नेचुरल फिलोसफी का नाम देते हैं। हमने कुछ चीज़ों को पहले से ऑर्डर ही थी, हमने सिर्फ उनको नाम दिया, उन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज किया, उनका मुशाहिदा किया और इन सब चीज़ों की स्टडी को हमने क्या कह दिया, नेचुरल फिलोसफी। अब उसके बाद हम करते हैं बात 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में। हम कहते हैं कि 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में हमने क्या किया कि हमने नेचुरल फिलोसफी के बाद साइंस की एक सिंगल डिसिप्लिन की बुनियाद देखी। उसके बाद हमने कहा कि साइंस जो है ना उसे हम बेसिकली एक साइंस में इतना कुछ नहीं हम रख सकते, साइंस को हमें यकीनन डिवाइड करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ हमने साइंस को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। कैसे? अब वो कौन कौन सी ब्रांचेस की ये हमने देखना है। सबसे पहले हमने साइंस को डिवाइड किया फिजिकल साइंस में। ठीक है, फिजिकल साइंस के बाद हमने किया बायोलॉजिकल साइंस में। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बायोलॉजिकल साइंस, होप आप लोग को ये समझ आ रही होगी, इतनी कोई प्यारी रेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को हमने क्या कह दिया, बायोलॉजिकल साइंस। और इसी तरह फिजिकल साइंस हम किसे कहेंगे या आप खुद गेस कर लें, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। तो हमने 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में, या MCQs के लिए आप मार्क कर सकते हैं, MCQ आ सकता है कि 19th सेंचुरी क्या कहते हैं, व्हेन वी डेवलप दी 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। आगे ऑप्शन आ सकते हैं बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो आपने किससे टिक करना है, बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब फिजिकल साइंस में हम सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे, उसी को जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स को। अब बेसिकली हम देखना है फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है ये आई होप आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका दे देते हैं। अच्छा, फिजिक्स को स्टडी करने से पहले आपको ये जो मैंने भी बातें बताई क्लियर हो गई होंगी, इसमें से कुछ भी लर्न करने वाला नहीं था। अगर आपने आई होप ये लेक्चर ही गौर से सुने हैं तो आपकी क्या कहते हैं लर्निंग के हिसाब से इसकी अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट चलें तो हमने देखना है सबसे पहले फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। अच्छा, अब इस डेफिनेशन आई होप बहुत से लोगों को, तो बहुत से बच्चों को समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कोई भी नई बात नहीं थी, ये सारी वो बातें जो आप पीछे से पढ़ के आए हैं। अब मैटर का आपको पता है क्या है, एनीथिंग अराउंड विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम। जो सोडर आपने जो क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तो कोई भी चीज़ वो क्या है, मैटर है। तो फिजिक्स बेसिकली क्या स्टडी है, एक मैटर की एनर्जी की स्टडी है। ठीक है, मैटर एनर्जी की, और साथ में दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फर्दर हम आगे भी डिफाइन करेंगे। फिजिक्स के बाद हमने देखना है कि अच्छा, फिजिक्स को हमने स्टडी करने के बाद फिजिक्स की डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर ना हम 3 चीज़ों को कह लो कि हम 3 फ्रंटियर्स हमने बना दिए फंडामेंटल साइंस की। ठीक है ना, फिजिक्स में 3 फ्रंटियर बना दिए कि हम 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले भी फर्स्ट आ जाता है। अच्छा, ये जो फ्रंटियर्स है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अपनी बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर मार्क कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के एट दी प्रेजेंट टाइम के बाद से लेकर जो फर्स्ट पैराग्राफ है पूरा आप उसे मार्क कर सकते हैं। उसके अंदर MCQs भी हैं और साथ में ये पूरा का पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सबसे पहला जो फ्रंटियर है वो है द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने देखा कि फिजिक्स के अंदर सबसे पहला जो फ्रंटियर है उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, जो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी है यूनिवर्स, जैसे कि यूनिवर्स है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट है, इसकी स्टडी हम फर्स्ट फ्रंटियर में करेंगे। ठीक है ना। अब यूनिवर्स की यहाँ पे आपको पिक्चर बहुत वाज़े नहीं दिख रही होगी, वैसे दिखाने की कोशिश की है। आप यूनिवर्स के बारे में तो सब जानती होंगे, स्पेस को जानती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों की, प्लैनेट्स की स्टडी को, स्टार्स की स्टडी को, उन सब चीज़ों की स्टडी को हम किस में क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्रंटियर कह सकते हैं फिजिक्स का। ठीक है, अब इसकी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि रेडियो टेलीस्कोप्स को इस्तेमाल करते हुए हम रेडियो वेव क्या कहते हैं भेजते हैं स्पेस की तरफ, उससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने रेडियो वेव्स के ज़रिए जो बिग बैंग हुआ था, जो बिग बैंग थ्योरी है, उसको भी क्या कहते हैं हमने डिस्कवर किया कि 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स की बुनियाद कैसे रखी गई। तो ये भी बेसिकली हमने किस चीज़ की वजह से जाना था, फिजिक्स की वजह से। अब सेकंड फ्रंटियर में किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, जो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट की तो स्टडी हमने कर ली। अब जो सेकंड फ्रंटियर है, हम उसके अंदर उन चीज़ों की स्टडी करेंगे कि जो बहुत छोटी होती हैं। अब छोटी चीज़ों से आपके ज़हन में फ़ौरन एटम आया होगा। अब एटम के अंदर भी सबसे फर्दर छोटी चीज़ें क्या होती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसमें जो आपने सब एटॉमिक पार्टिकल अभी तक सुनते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये है जो एरो जा रही है इसे न्यूट्रॉन कहेंगे, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। अब इन सब चीज़ों की स्टडी को हम किस में स्टडी करेंगे, सेकंड फ्रंटियर में, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी को हम क्या कह सकते, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें आप मीजोन्स की भी स्टडी करेंगे, उसे हम फर्दर नेक्स्ट आगे जो चैप्टर आएंगे उसके अंदर डिफाइन करते हैं। अब आ जाता है थर्ड फ्रंटियर। थर्ड फ्रंटियर के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, हमने पहले देखा कि एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे तो यूनिवर्स आ जाता है, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे तो क्या आ जाता है, क्या कहते हैं, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं, एटम आ जाते हैं। अब मिडल साइज ऑब्जेक्ट भी तो कोई होने चाहिए ना, वो जो दरमियान की चीज़ें उन्हें कैसे स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हमने थर्ड फ्रंटियर रखा, वो क्या, स्टडी ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट। अब उसके अंदर मिसाल के दिए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के एक मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है सिंगल एटम है, और जब दो एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एक बेसिक सी डेफिनेशन थी मॉलिक्यूल्स क्या ही हो, सबको आती होगी, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि एक दफ़ा मैं मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हमने कर लिया। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स। हमने देखा कि मैटर की स्टडी, मैटर क्या चीज़ है, फिर उसकी फिर एनर्जी की स्टडी, और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हमने क्या नाम दे दिया, फिजिक्स का। फिर हमने क्या पढ़ा कि फिजिक्स के अंदर हम बेसिकली 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे, 3 फ्रंटियर्स हैं। फर्स्ट हमने एक्सट्रीमली लार्ज कहा, सेकंड को एक्सट्रीमली स्मॉल कहा, और थर्ड को हमने क्या कहती है, मिडल साइज ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल्स देखी, हमने बिग बैंग के बारे में थोड़ा सा क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन ली। इसके अंदर आपने एक बात जहन में रखनी है कि बिग बैंग जो यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था वो आपकी बुक में 20 बिलियन ईयर्स का लिखा हुआ है। तो 20 बिलियन ईयर जो है ना, वो आपने जहन में रखना है कि 20 बिलियन ईयर्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि आपने इसको MCQs के लिए मार्क करने हैं। ठीक है, 20 बिलियन ईयर को तो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि जो थर्ड फ्रंटियर हम किसको पढ़ेंगे, जो मिडल साइज ऑब्जेक्ट हैं, मॉलिक्यूल्स अर्थ के दुनिया, मतलब इस ज़मीन पर जहाँ कहीं भी मिडल साइज ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने इसे कह दिया कि फिजिक्स की फंडामेंटल हैं। ठीक है, और इसे हम हार्ट ऑफ साइंस भी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स आल्सो कॉल्ड दी हार्ट ऑफ साइंस। अब ये भी एक MCQs के लिए आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताती चलूँ कि 9th क्लास से भी हमने फिजिक्स की ब्रांचेस को स्टडी किया था। उसमें आपने जियो फिजिक्स पढ़ा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इस तरह काफ़ी ब्रांचेस थी, न्यूक्लियर फिजिक्स, साउंड, इस तरह की काफ़ी ब्रांचेस आपने पढ़ी। तो यहाँ पे हम फिजिक्स की ये जो ब्रांचेस आपकी बुक में दी हुई हैं, ये सारी ब्रांचेस नहीं है, बल्कि उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि ये कुछ हैं, बल्कि मतलब बहुत बड़ी लिस्ट में से उन्होंने सिर्फ कुछ ब्रांचेस दी हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQs आ सकता है, ये बुक में दी हुई है इसलिए चंद है जो लिखी हैं। सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आपको नाम से पता चल रहा है, इसको तो आपकी डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद आ जाता है पार्टिकल फिजिक्स। अगर थोड़ी देर के लिए इसके नाम के ऊपर ही आप फोकस करें तो आपको उसकी डेफिनेशन भी पता चल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम उन पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं जिनसे मिलकर मैटर बनता है। हमें पता है मैटर किससे मिलकर बनता है,
एटम से, एटम किससे मिलकर बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो हम पार्टिकल फिजिक्स में कह सकते हैं द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। अब थर्ड पे हमने क्या पढ़ना है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अच्छा, इसमें हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, उन वेलोसिटीज़ को स्टडी करते हैं अप्रोचिंग रेट ऑफ लाइट, जो कि लाइट की स्पीड से जा रही होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी वेलोसिटीज़ जो लाइट की स्पीड को अप्रोच कर रही हैं, या स्पीड ऑफ लाइट से जो डील करती हैं, वो उसे हम किस में पढ़ते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, अच्छा स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट का मतलब आप सबको पता है कि मैटर किस हालत में है। ठीक है, और सॉलिड का मतलब भी आपको पता होगा, मतलब सॉलिड क्या होता है, एक स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आपको नाम की पता चल रहा है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम किस में स्टडी करते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो यहाँ पे आपकी बुक में 4 ब्रांचेस दी हैं, तो आप 4 ब्रांचेस तक रहें, आपको इनके नाम, इनकी डेफिनेशन याद होंगी, इसमें कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं थी। उसके बाद जो हमें चीज़ देखनी है, रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में फ़िज़िक्स का क्या रोल है। वैसे तो ये इतनी आसान चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है, आप सबके क्या कहते हैं, हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें दूर तक टेक्नोलॉजी फैली हुई नज़र आ रही है। अगर हम कमरे में बैठे हैं तो हमें लाइट चल रही है, पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, गर्मियाँ हैं अब तो गर्मियों का और पंखा चल रहा होगा, इनके इर्द गिर्द हमें टेक्नोलॉजी तो नज़र आ रही है, साथ में साइंस भी नज़र आ रही है। तो वो बेसिकली मैं बताना चाह रहा है कि फ़िज़िक्स का इसमें क्या रोल है। बेसिकली फ़िज़िक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे उन्होंने कोई एग्जांपल तो नहीं दी हुई, 2 पैराग्राफ दिए जिसमें से एक पैराग्राफ जो है वो हमने नहीं, उसे लास्ट 2 पैराग्राफ जो है ना फिजिकल क्वांटिटीज़ से ऊपर के, उन्हें आप मार्क कर सकते हैं। जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर से, उसे आप रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेडिंग देकर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या कहते हैं मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। हम फिज़िक्स के ज़रिए सिर्फ यही ब्रांचेस नहीं पढ़ते, बल्कि फ़िज़िक्स की मदद से हम साइंस की और ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, हेल्थ फिज़िक्स। यानी कि फ़िज़िक्स की ही नहीं ब्रांचेस नहीं, बल्कि फ़िज़िक्स की मदद से हम साइंस की भी और ब्रांचेस निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क की बुनियाद कैसी हुई, कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है। अब इस चीज़ के लिए भी हम फिज़िक्स को फॉलो करते हैं। अब अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हम फिज़िक्स को कैसे फॉलो करते हैं, हमें यहाँ पर ये देखना है। तो इसके लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क को सबसे पहले समझते हैं। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर नेटवर्क आर दी प्रोडक्ट ऑफ चिप्स। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो चिप्स से मिलकर बनता है। ठीक है, चिप्स की बेसिकली क्या है हमने देखना है, प्रोडक्ट ऑफ चिप्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलप फ्रॉम बेसिक आइडियाज़ ऑफ फिज़िक्स। इसका मतलब ये है कि जो चिप्स होती हैं ना, जिससे मिलकर कंप्यूटर नेटवर्क बना है, वो फिज़िक्स के बेसिक आइडियाज़ से डेवलप होती हैं। अच्छा, वो फिज़िक्स के कौन से बेसिक आइडियाज़ हैं जिनसे डेवलप होती हैं, वो फिज़िक्स के बेसिक आइडियाज़ में से किस तरह डेवलप होती हैं, ये हमारी स्टडी नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ इतना देखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, वो चिप्स के प्रोडक्ट हैं, और जो चिप्स हैं वो किससे डेवलप होती हैं, बेसिक आइडियाज़ ऑफ फिज़िक्स से। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है कि कंप्यूटर चिप्स क्या होती हैं। कंप्यूटर चिप्स की स्टडी को हम करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर चिप किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, आप इसकी डेफिनेशन के तौर पे से मार्क कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक और मज़े की एक और बात बताती चलूँ कि ये डेफिनेशन वैसे इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा बोर्ड में MCQs आया हुआ है कि जो कंप्यूटर चिप्स हैं वो किससे मिलकर बनती हैं, तो इसलिए आप इसे MCQs के तौर पर इस चीज़ को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर चिप मेड अप ऑफ वेफर्स ऑफ द मेटल और सिलिकॉन। मेटल और सिलिकॉन के वेफर से बनती है। अच्छा, मेटल और सिलिकॉन क्या है ये भी उन्होंने बता दिया। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से क्या मुराद है, ना तो वो कंडक्टर ना वो इंसुलेटर है। ठीक है, वो दरमियानी की चीज़ है जिसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन किससे ऑब्टेन्ड होता है, सैंड से। तो ये छोटी सी बात थी जिसे आपने यहाँ पे पढ़ा। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं थी। हमने नेम देखे और हम नेम देख के ही बता सकते थे कि हमने इसके अंदर क्या स्टडी करना है। फिर हमने रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहा तो उसके अंदर भी कोई हमें एक डिफ़िकल्ट बात नहीं पता चली। हमने सबसे पहले तो इस बात को देखा ना कि फिज़िक्स की मदद से ना हम सिर्फ फिज़िक्स के अंदर की ब्रांचेस को पढ़ते हैं, बल्कि फिज़िक्स की मदद से हम साइंस की भी और ब्रांचेस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कंप्यूटर नेटवर्क देखा। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क किससे मिलकर बना है। ठीक है, हमने कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो चिप्स की प्रोडक्ट है बेसिकली। ठीक है, प्रोडक्ट और चिप्स से मिलकर क्या बनता है, कंप्यूटर नेटवर्क। फिर हमने देखा कि हमने चिप्स को कैसे डेवलप किया है, कि चिप्स को हमने, अच्छा इसके अंदर फिज़िक्स कहाँ पर आई है, चिप्स के बनाने में, कि चिप्स को बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, फिज़िक्स के बेसिक आइडियाज़। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्या स्टडी करना है, फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले हमने स्टडी करना है फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बुक में फिजिकल क्वांटिटीज़ के टॉपिक के बिल्कुल फ्रंट पे लिखी हुई है। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। अच्छा, इस डेफिनेशन को समझना बेसिकली मकसद है। उन्होंने क्या कहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं,
कि जो फिज़िक्स की बुनियाद है वो चंद क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से हमने जिसकी बुनियाद पर कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के लॉज को एक्सप्रेस किया। ये तो उसकी उर्दू में मैथमेटिकली फॉर्म उर्दू में बता दिया ना कि उसका क्या कहते हैं, हम अगर तर्जुमा करना चाहें तो किस तरह करेंगे। इसे हमने बेसिकली आगे जाके डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लें कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, कि वो क्वांटिटीज़ जिनको बुनियाद बनाकर हमने फ़िज़िक्स के लॉज बनाए हैं, ठीक है। हम फ़िज़िक्स की जितनी भी बेसिकली चीज़ें पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के मेजरमेंट्स में, वो सारी फ़िज़िकल क्वांटिटी उसमें एक बुनियादी रोल अदा करती है, ठीक है। अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के आगे से हमने 2 टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उसके बाद आ जाती हैं बेस क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ को समझना ज़रूरी है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ऊपर लिखने का मकसद ये था कि सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को आप इतना समझ लें, हम बाद में बेस क्वांटिटीज़ को समझने के बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ दोबारा आएंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज हुज डेफिनेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो सिंपल सी बातें समझ आ गई होगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनकी डेफिनेशन या जो खुद दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी कि जिनकी बुनियाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के वजह से बनती है, या फिर जिनकी बुनियाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर होती है। उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वगैरह आप काफ़ी दे सकते हैं। उसके बाद बेस क्वांटिटी को समझना क्या कहते हैं, बज़ाहिर हमारा मकसद है। वैसे बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी सारा 9th क्लास का टॉपिक था, लेकिन फिर भी बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि जिस तरह हम डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ थी जिनको अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या कहते हैं की वजह से हम डिराइव करते थे, या फिर जिनकी डेफिनेशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी, इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ जो है उनकी डेफिनेशन जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह नहीं, बल्कि इसके उल्ट, यानी कि डिराइव क्वांटिटीज़ से उल्ट की बात इन्होंने लिखी हुई डेफिनेशन में सबसे पहले कि ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन शुरू होती है, These are the minimum number of those physical quantities on which the other physical quantities can be expressed। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बल्कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि डिराइव क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस्ड होती हैं, ठीक है। अब आपको आई होप बेस क्वांटिटीज़ की समझ आ रही है, तो डिराइव क्वांटिटी की खुद ब खुद ही आ जाएगी। बेस क्वांटिटीज़ मिनिमम नंबर होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के जिनके ऊपर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनकी बुनियाद पर, ठीक है। इससे ये नतीजा निकलता है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अच्छा खैर इसे हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। सिंपल से जो चीज़ है ना बेस क्वांटिटीज़ के, जो मैं आपको एक बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने का आसान तरीका बताऊँ। बेस क्वांटिटीज़ जो हमारे पास 7 ही हैं, यहाँ पे आपके बुक का टेबल है, लिखा हुआ है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब बेस क्वांटिटीज़ की आप सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो आप ये लिख सकते हैं, वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम खुद मेजर कर सकें उन्हें बेस क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। लेंथ को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मीटर रूट के ज़रिए कर सकते हैं। आप लेंथ को मेजर आप इंचेस में कर सकते हैं, लेंथ को मेजर मीटर में कर सकते हैं, किलोग्राम में कर सकते हैं। लेंथ को आप मेजर आराम से कर सकते हैं, अपने हाथ से कर सकते हैं। इस तरह मैथ्स को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इससे क्या कहते हैं, मैथ्स को मेजर करने के लिए आप स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करें और आराम से मैथ्स में ये कर सकते हैं। आप किलोग्राम में कर सकते हैं, और लेंथ अच्छा किलोमीटर में होती है, मैंने गलत बोल दिया शायद। मैथ्स को आप किलोग्राम में कर सकते हैं, और काफ़ी यूनिट्स हैं जिसे आप मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। टाइम को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्टॉप वॉच नहीं, आप टाइम को मेजर कर लेंगे। इसके अलावा आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी आप कर सकते हैं, करंट को भी आप कर सकते हैं, और मोल को भी कर सकते हैं। आपको पता है कि एक मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर होते हैं। एवोगाड्रो नंबर, एक मोल के अंदर कितने एवोगाड्रो नंबर होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसका मतलब ये है कि बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जिनको आप खुद मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं? क्या आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? मैं आपको कहती हूँ कि ये लड़का क्या कहते हैं, समझें ये लड़का है, यहाँ से भागकर यहाँ तक गया, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ वेलोसिटी फाइंड आउट करें, जबकि ना मैंने आपको, जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ना मैंने आपको टाइम दिया, ना मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया। क्या आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि लड़का यहाँ से यहाँ तक गया, क्या आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट है आराम से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप स्टॉप वॉच के जरिए टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है? बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये क्या है? बेस क्वांटिटीज़ हैं, वो क्वांटिटी जिन्हें आप खुद मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप वेलोसिटी को अकेले मेजर कर सकते हैं? नहीं। इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी क्या कर रही है? इन दो क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये क्या होंगी? बेस क्वांटिटीज़ जिनके ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी बुनियाद पर एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी वजह से जिनके ऊपर
कहते हैं दूसरी जो जिनकी वजह से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इससे हमें ये क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो इस एग्जाम्पल से आपके ऊपर क्लियर होगी कि जो सिंबल है आपको डिफरेंट बता दिया कि बेस क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हैं, जबकि डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए आपको कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है। आप उन्हें बैठे बैठे फाइंड आउट नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको दूसरी बेस क्वांटिटीज़ को जानने के बाद उनकी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि अगर आपको वेलोसिटी पता हो, डी पता हो, तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं बगैर क्या कहते हैं उसकी कैलकुलेट किए। तो ये तो एक अदर बात, ये तो एक अलग चीज़ हो गई ना कि आपको उन्होंने वेलोसिटी डिस्टेंस दे दिया तो आप टाइम को एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल हमने करना हो, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। हमें अगर डी और टी ना पता हो तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि इन दोनों के बगैर भी हम टी फाइंड आउट कर सकते हैं और इन दोनों के बगैर भी हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डिराइव्ड और बेस क्वांटिटी को समझने के बाद हमने सिर्फ दो ही चीज़ें इस लेक्चर की रह गई हैं जो हमने इसमें देखनी है। स्टेप्स फॉर दी मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने ये तो पढ़ लिया कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिन्हें हम खुद मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने देखना है कि सबसे पहले, अभी तो हमें पता है ना मेजरमेंट क्या होती है, किलोग्राम क्या है, ग्राम क्या है, ये सारे यूनिट्स तो हमें पता है। सबसे पहले जब यूनिट्स नहीं थे तो मेजरमेंट्स कैसे ली जाती थी, बल्कि मेन क्वेश्चन ये है कि यूनिट्स आए कैसे, मेजरमेंट्स आई कैसे, स्टैंडर्ड जो ये किलोग्राम है ये आया कैसे, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए उन्होंने यही चीज़ हमें बताने लगे हैं, स्टेप्स फॉर दी मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के दो स्टेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं। अच्छा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजर करने के लिए क्या स्टेप्स हैं। तो दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले चूज द स्टैंडर्ड। फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर सी बात है हमने मेजर करना है, तो कोई स्टैंडर्ड होगा तो मेजर करेंगे ना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड के लिए एग्जाम्पल आपको देते हैं। स्टैंडर्ड की किलोग्राम है, हमारे पास स्टैंडर्ड है ना। आपने ये देखा है कि क्या कहते हैं पाकिस्तान से किलोग्राम लाया, क्या कहते हैं किलो 1 kg क्या कहते हैं हमने फ्रूट ले लिया, और इस्लामाबाद से 1 kg ले लिया हमने, क्या कहते हैं लाहौर से ले लिया, और 1 kg हमने लिया हो कराची से। कभी ऐसा हुआ कि वज़न का डिफरेंट हो। यहाँ पे आके हम देखें तो कराची का 1 kg ज़्यादा था, इस्लामाबाद का थोड़ा था, लाहौर का तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि एक स्टैंडर्ड है। अब हमने स्टैंडर्ड कैसे लिया, सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड चूज़ करना। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल किलोग्राम के हमने जब स्टैंडर्ड लिया था तो हमने क्या किया कि 90% प्लैटिनम लिया, ठीक है, 10% क्या लिया, इरीडियम लिया, ठीक है, और 90% प्लैटिनम लिया, 10% इरीडियम लिया, और हमने एक क्यूब लिया, ठीक है ना, हमने क्यूब लिया जिसकी क्या कहते हैं जो विड्थ थी वो कितनी थी, तो हमने क्या किया कि 90% प्लैटिनम लिया और इरीडियम। अच्छा, इसको बताने का मकसद बेसिकली ये था किलोग्राम का जब हमने स्टैंडर्ड लिया तो अच्छा 90% प्लैटिनम और 10% इरीडियम लेने की क्या वजह थी, ये हम पहले आगे पढ़ते हैं। फिलहाल हमने ये देखा कि सबसे पहले किलोग्राम में भी हमने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड चूज़ किया। अच्छा, साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया, अब क्या करना है, अब हमने ऐसी टेक्निक निकालनी है जिसकी वजह से हम मेजर कर सकें, ठीक है। अब इसी तरह पहला स्टेप तो हो गया चूज द स्टैंडर्ड। सेकंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, यानी कि हमने एक ऐसा प्रोसीजर निकालना है जिसकी वजह से हम जो स्टैंडर्ड है उसको उस क्वांटिटी से कंपेयर कर सकें जिसको हमने मेजर करना है। तो हमने इसके लिए टेक्निक्स निकाली, हमने जिस तरह से क्या कहते हैं हमने प्रोसीजर्स निकाले कि चीज़ को मेजर करने के लिए कि हम क्या कहते हैं एक तरफ किलोग्राम रखेंगे, दूसरी तरफ क्या कहते हैं चीज़ें, मतलब हमने डिफरेंट मेथड और टेक्निक निकाले कि हम किस तरह मेजर करेंगे। तो बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के जो स्टेप्स होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था। वो कितने हैं, 2 हैं। चूज द स्टैंडर्ड, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड चूज़ करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड चूज़ करने के बाद हमने देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड तो चूज़ कर लिया, लेकिन स्टैंडर्ड चूज़ करने की भी तो कोई ना कोई बुनियादें होनी चाहिए थी ना। स्टैंडर्ड चूज़ करने की बुनियादें क्या होती है, हमने ये देखना है। स्टैंडर्ड चूज़ करने की 2 बुनियादें हमने देखनी है, एक्सेसिबल और इनवेरिएबल। एक्सेसिबल का मतलब जो है वो तो आप सबको समझ आ गया होगा। एक्सेसिबल का क्या मतलब है, एक्सेसिबल का मतलब ये है कि जो चीज़ हमने स्टैंडर्ड चूज़ करना है ना, जो सबसे पहले तो वो एक्सेसिबल हो, यानी कि वो हर किसी को मैसर हो, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि हमने एक स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में दस्तियाब था, यूनाइटेड स्टेट में नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, या फिर मतलब बस एक ही मुल्क में था। वो कैसे स्टैंडर्ड हो सकता है, वो तो बाकी ले ही नहीं सकते, वो एक्सेसिबल ही नहीं है। अगर एक्सेसिबल नहीं है तो वो स्टैंडर्ड हमारा वो फेल हो गया, हम उसे नहीं ले सकते। सबसे पहले क्या बात है, एक्सेसिबल होना चाहिए। हमने देखा जो हमने किलोग्राम के अंदर प्लैटिनम लिया और इरीडियम लिया वो क्या था,
अच्छा मैं शायद गलत बोल रही हूँ, प्लैटिनम तो नहीं था, क्योंकि प्लैटिनम तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मेटल है, उसे तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किलोग्राम के स्टैंडर्ड के लिए हमने क्या लिया था, नहीं प्लैटिनम ही लिया था हमने, मेरे ख्याल से किसी का मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। हमने प्लैटिनम लिया तो हमने देखा कि ये जो 90% प्लैटिनम था और 10% रेडियम था, ये क्या कहते हैं दस्तियाब हो सकता था, यानी कि सारे लोग आराम से ले सकते, एक्सेसिबल था। लेकिन आपने एक चीज़ पे गौर किया कि 100% प्लैटिनम क्यों नहीं था, हमने 10% इरिडियम साथ में क्यों लिया, इसकी क्या वजह थी? इसी की वजह स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनवेरिएबल। इनवेरिएबल से क्या मुराद है? तो इनवेरिएबल ये होता है कि हमने ऐसा स्टैंडर्ड चूज़ करना है जो कि हर जगह पर इक्वल हो। इससे क्या मुराद है कि उसके ऊपर नेचुरल वेरिएशंस का, टेम्परेचर का फ़र्क ना पड़ता हो। ऐसा ना हो कि जैसे मेटल है कि सर्दियों में वो ऐसा मटेरियल ले लें, सर्दियों में एक्सपैंड कर जाता हो, गर्मियों में क्या कहते हैं वो सुकड़ जाता हो। इस तरह का ना हो कि ऐसा हो रहा हो कि अब कहीं पे सर्दियों का मौसम होता है, कहीं पे गर्मियों में तो क्या कहते हैं कहीं पे समर होती है तो कहीं पे विंटर होती है। वैसा ना हो कि यहाँ पे हम 1 kg ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 kg ज़्यादा हो रहा है क्योंकि क्या कहते हैं समर है, और हम कहीं मरी वगैरह में जाकर कुछ ख़रीद रहे हैं तो वहाँ हमें कम मिल रहा हो कि वहाँ पे विंटर है। तो ऐसा भी नहीं था। तो हमने ऐसा स्टैंडर्ड चूज़ करना है कि एक तो वो एक्सेसिबल हो, यानी कि वो तमाम दुनिया में क्या कहते हैं एक्सेसिबल हो, हमें आराम से मिल सकता हो। दूसरा वो इनवेरिएबल हो। इनवेरिएबल से क्या मुराद है कि वो फिज़िकल स्टेट्स के चेंज होने की वजह, यानी कि वो वेदर उसके ऊपर इफेक्ट ना करते हो, टेम्परेचर उस पर इफेक्ट ना करता हो। ऐसा ना हो कि वो गर्मियों में एक्सपैंड कर जाए और सर्दियों में क्या कहते हैं वो सुकड़ जाए। इस तरह का ना हो कि हम उससे क्या कहते हैं हर जगह पर वो इक्वल ना रहे, यानी कि वो चेंज हो जाता हो। तो हमने आइडियल स्टैंडर्ड के जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे हमने दो देखे, एक तो एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरे वो इनवेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो शॉर्ट हमने क्या कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ शॉर्ट के तौर पे इंपॉर्टेंट है, बेस क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों का डिफरेंस। वैसे तो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता लेकिन कभी कभी आ जाता होता है। फिर स्टेप्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये शॉर्ट के तौर पे आ सकता है। इसमें आपने 2 स्टेप्स लिखने हैं, एक ये और एस्टेब्लिशिंग प्रोसीजर वाला पूरा बुक से नोट कर सकते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड में हमने 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, एक फ्लेक्सिबल इनवेरिएबल। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं इसमें ये साइड बॉक्सेस है। जो हमने अभी तक जो जितना टॉपिक पढ़ा है ना, पेज नंबर 4 के स्टार्टिंग का हमने टॉपिक पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमने साइड बॉक्सेस जो हैं वो पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमने 4 साइड बॉक्सेस पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट साइड बॉक्स जो है ना वो है क्या कहते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन है लिखा हुआ। इसके अंदर इसको बज़ाहिर ये तो वैल्यूज़ ही हैं, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, आप लोगों ने खुद याद करनी है। लेकिन इसे लिखने का मकसद ये था कि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब आप ज़रा मुझे खुद सोच के बताएं डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस कितना है। आई हैव मोस्टली बच्चे मतलब तकरीबन बच्चों ने सही जवाब दिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर कह देते हैं कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻20 है, जबकि ऐसा नहीं है। 10⁻⁻20 ये है और -10 ये है, क्योंकि डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस उसके दरमियान है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 10⁻⁻5 है। तो ये मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में MCQ एक दफ़ा आया हुआ है तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद बाकी टेबल आपने इसी रूल को फॉलो करते हुए याद करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे जो हमारा साइड बुक्स है वो कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम वेफर्स ऑफ द मेटल और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। ये भी MCQs आया हुआ है बोर्ड में, इसलिए मैंने लिखा, लेकिन मैं पहले से अच्छा खासा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए हम इस पर बहस नहीं करते। उसके बाद हमारे साइड बॉक्सेस हैं, ये 2 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिखी हुई थी, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूरा बॉक्स याद करना है। उसके अलावा ये जो ब्रांचेस हैं, ये चंद ब्रांचेस हैं, इन्हें आपने क्या कहते हैं इन्हें समझ, वैसे बोर्ड के हवाले से ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझें। तो ये आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क ही दे देती हूँ कि आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद इन सारी ब्रांचेस को नेट पर सर्च करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने देखना है हमने इसमें क्या स्टडी करना है। इसमें से मैं आपको मिसाल के तौर पे सबसे ऊपर वाला ही बता देती हूँ, मैकेनिक्स हमने पढ़ा भी है। इसके अंदर हम मोशन की स्टडी से डील करते हैं, थर्मो का डायनेमिक्स के अंदर हम हीट से डील करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन हम हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी पढ़ेंगे, साउंड में हम साउंड की स्टडी पढ़ेंगे, हाइड्रो का मतलब है वाटर, डायनामिक्स का मतलब है मोशन, तो हाइड्रोडायनामिक्स के हम फ्लूइड्स के मोशन को पढ़ेंगे, स्पेशल रिलेटिविटी के इसी के अंदर हम रिलेशन पढ़ेंगे, मतलब कि स्पीड इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। तो इस तरह आपने भी क्या कहते हैं मैंने आपको शुरू के चंद बता दिए हैं, तो आपने बाकी नेट पे सर्च करने हैं, गूगल करना है अपनी नॉलेज के लिए, और आपने क्या कहते हैं देखना है कि हम किसके अंदर क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।